जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कहानी विधा से पिछले वर्षों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी सीरीज हम यहाँ पे कंटिन्यूअस चला रहे हैं और उसी कड़ी में आप देखेंगे ये हमारा तीसरा वीडियो है। क्रमशः समानांतर तौर पे देखें तो 3 क्लासेज आपके चल रहे हैं निबंध विधा के, कहानी के और उपन्यास के। उन्हें आप रेगुलर जो है लेते रहें क्लास को, क्योंकि आप ये देखो कि अभी जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हरियाणा का डेट है उसका डेट निश्चित है और साथ ही साथ यूपी हायर कमीशन का टीजीटी पीजीटी वो प्रस्तावित डेट में से है और बहुत सारे राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हिंदी और प्राइड के द्वारा कई प्रैक्टिस सेट आपके चलाए जा रहे हैं, तो आप नियमित तौर पर इन्हें फॉलो करें। दूसरी चीज़ काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करें कोई क्लास वगैरह चल रहा है, तो हाँ, एक लाइव क्लास व्हाट्सएप पे 2 घंटे कंटिन्यूअस चल रहा है। वो क्लास है कि आपको बिल्कुल लाइव क्लास में सामने बैठ के बातचीत की शैली में पढ़ना है। उसमें हम अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके अगर हम विधा लेके चल रहे हैं तो 3 से 4 चीज़ों को, किताबों को समेटने की कोशिश करें, पीवाईक्यू लगवा रहे हैं, ट्रिक से रचनाकारों के नाम याद करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप में से कोई भी अगर चाहता है कि हाँ उस क्लास का एक डेमो ले तो वो एक दिन तो ज्वाइन कर सकता है, देख सकता है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप उसमें जैसे देखेंगे कि अगर हमें विधा कवर करना तो प्रामाणिक कौन कौन सी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हमें कवर करना और संपर्क सूत्र यही है कि यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। हिंदी और प्राइड का अपना एक ऐप है और ये आप कर सकते हो यहाँ पे जाके गूगल प्ले पे हिंदी और प्राइड है। ज़्यादा भी चीज़ें उस पर नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ये आप अपने उसमें रखिए। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इस परिवार से जुड़े हैं तो निसंदेह आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी। बाकी आधुनिक हिंदी साहित्य की क्लास है, 13-14 बने हैं, जल्दी ही ये कंप्लीट होंगे क्लास। तो ये एक क्लास है और ये है, और बाकी चीज़ें आप ऐप पे देख लें। फिर ये पढ़ाई की शैली से आप परिचित होंगे कि हम पढ़ाते किस तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम क्लास को देखते हैं। देखिए वहाँ पे ये लाइव क्लास में हम गद्य की विधाओं को पढ़ा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 3 क्लास आपके समानांतर चल रहे हैं ताकि डेली में प्रैक्टिस हो जाए। 400-500 क्वेश्चन एक विधा के। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि मर गया दीपनाथ, अभी यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है और आपका प्रस्तावित एग्जाम मई में लगभग टीजीटी और पीजीटी समथिंग जून में है। अभी 2021 में आया कि मर गया दीपनाथ, ये चर्चित कहानी है। क्या आपको इसके बारे में पता है ये चर्चित कहानी के लेखक मर गया दीपनाथ कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल, नमनिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, संजीव। तो मर गया दीपनाथ अगर देखें तो इसमें जो कहानी के लेखक हैं, मर गया दीपनाथ नामक एक चर्चित कहानी है। इसके लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। और चंद्रकिशोर जायसवाल का सिर्फ ये नहीं है कि मर गया दीपनाथ, इनके अलावा उनकी कहानी में जंग, दुखिया, दुखिया दास, कबीर, तर्पण, नागवेशर, इन नकवेशर, कागा, ले भागा किताब में लिखा है। थोड़े नाम बहुत अलग अलग लग रहे हैं। आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे जमीन। मर गया दीपनाथ से आप थोड़ा सा देखो कि चंद्रकिशोर जायसवाल जैसे लिखे कि मर गया दीपनाथ, दीपनाथ के साथ वो मर क्यों गया? क्योंकि वो जंग में हो सकता लड़ाई किया हो और दुखी भी हो, तो जंग दुखिया दास, जंग दुखिया दास दीपनाथ जो है मर गया क्योंकि हो सकता है जंग किया हो। और फिर होता है कि मरने के बाद तर्पण दिया जाता है, जो पानी दिया जाता है, तो वो भी चीज इन्होंने लिखा। नकवेशर कागा ले भागा, यानी कागा जो है ले भागा। इसके बाद है कि किताब में लिखा है आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जमीन करके है। तो ये एक नए लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। और निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी अगर आप देखो तो नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला और रामलीला बहुत ही फेमस है मार्कंडे जी का। अगर आप देखेंगे बार बार कुछ पूछे जाते हैं तो महुए का पेड़ है, पान फूल है, हंसा जाई अकेला। अगर आप बहुत अच्छे से गद्यविधा को तैयार कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप नियमित तौर पे मुझसे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की जो कहानी इसमें नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आप महुए का फूल देखो या पान फूल देखो तो यहाँ पे कैसे आप याद कर सकते हैं कि एक हंस है। और महुए का पेड़ आप देखोगे तो महुए का वो जो महुआ होता है रेड कलर ही तो होता है, रेडिश कलर। अब देखिए मार्कंडे ने कितने अच्छे से किया, हंसा जाई अकेला, पान फूल, पान फूल आप यानी महुए का अगर देखो पेड़ से तो वो रेड कलर होता है। तो रामलीला ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी का है रामलीला। और मार्कंडे जी का महुए का पेड़, महुए के पेड़ से पान फूल मिला, पान में डाला जाने वाला फूल रेड कलर, हंसा जाई अकेला, ये इनका है।
और ये सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही महुए का पेड़ जो है, पान फूल है, हंसा जाई अकेला, ये कहानी नहीं बल्कि कहानी संग्रह है। इनका जन्म देखें तो 1930 ईस्वी में, निधन 2010 में। मार्कंडे जो है नई कहानी के दौर के माने जाने कहानीकार हैं। देखिए, नई कहानीकार के संबंध में आप देखें तो 1956 में जो कई कहानी आंदोलन चले हैं, तो 1956 में जो नई कहानी का दौर चला उसमें 3 लोग हैं, कमलेश्वर जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, और इनके अलावा आप देखेंगे मोहन राकेश हो गए, कमलेश्वर हो गए, राजेंद्र यादव, तीनों लोगों की तिकड़ी चलती 1956 में। आप देखते हैं नई कहानी। अब नई कहानी से आप प्लस 4 वर्ष करेंगे तो 60 में आप देखेंगे इसी में आ जोड़ देंगे, आ कहे कहानी, जो कि गंगा प्रसाद बिमल द्वारा है। आ कहानी के बाद आप इसी में जोड़ देंगे कि कोई भी व्यक्ति जब सचेत हो जाता है तो सचेत होने के बाद वो व्यक्ति सहज हो जाता है। तो आप इसी में प्लस 4 और जोड़ देंगे तो 56 से 4 ये, 4 जोड़ेंगे तो 64, फिर 64 से 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, फिर 68 से जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे नई कहानी आंदोलन आपको बहुत आसानी से नई कहानी से आप देखो, फिर आप जो है आ कहानी, फिर आप सचेत हो जाओ, सहज हो जाओ, सब सचेत सहज हो जाओगे तो समानांतर बातचीत करोगे, और समानांतर के बाद सक्रिय, फिर जन्मादि, ऐसे कुछ है। तो कुछ इस तरीके से आपको निमोनिक्स टेक्निक से याद करते भी चलना है, याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। अब यहाँ मार्कंडेय नई कहानी की जाने माने हैं। और कल्पना पत्रिका का नाम सुना होगा, जैसे आप एक समय इंदु पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका, माधुरी है, गल्पमाला है, सारे को सुनते हैं। वैसे ही कल्पना जो पत्रिका है, ये कहाँ से, कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित। यहाँ से कहते हैं कि कल्पना नामक पत्रिका में जो मार्कंडे जी हैं, उन्होंने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखा, और भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यानी महुए का फूल है, और पान फूल हंसा जाई अकेला तो है ही, और चक्रधर नाम से 15 साल तक कहाँ पे, कल्पना में लिखने रहे। कल्पना हैदराबाद से निकलता था, और यहाँ पे ये भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है। वध स्थल से छलांग। अब एक बात बताइए, कोई वध स्थल पे गया है ना, मान लो खूब ऊंचाई पे लड़ाई करने के लिए पहुंचा है, सीमा पे। अब पता लगा कि वहां पे देखा कि जैसे ही सामने वाला दुश्मन आया, वध स्थल पे जाके वहां से छलांग लगा दिया। तो ये किसने किया? अब देखिए, सबसे ऊंचाई पे पहाड़ पे अगर देखेंगे क्या चीज बचा, उत्तराखंड वगैरह घूमने जाते हैं पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पे, और ऊंचाई पे कोई जाएगा तो पता लगा वध स्थल है, लड़ने की जगह पर से कूद गया। तो वध स्थल से छलांग आप कैसे याद कर सकते हो? वध स्थल से छलांग ऋषिकेश शुलभ की कहानी है। इनका जन्म 1955 में बिहार के गांव में बटोही नाटक, मतलब गांव में हुआ था, और इनका बटोही नाटक तूती की आवाज कहानी संग्रह। तो एक तो वध स्थल से छलांग हो गया कहानी, तूती की आवाज कहानी संग्रह हो गया, और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं में धरती आबा, अन्य प्रमुख रचनाएं में धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है। तो नवीनतम है धरती आबा करके। अच्छा, धरती आबा हम लोग किसको कहते हैं? जो मिर्सा मुंडा की जनजातीय जीवन संघर्ष है उस पे केंद्रित है। तो एक तो ये वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ लगाते हैं। जन्म फरवरी 1955 में बिहार के गांव में बटोही नाटक, तूती की आवाज कहानी संग्रह, धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक, और ये किस पे? बिरसा मुंडा पे है। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ईदगाह कहानी आपके यूजीसी नेट में लगा है, बाकी और जगहों पे भी लगा है। ईदगाह कहानी आप देखो तो जुम्मन शेख, भजन सिंह, मोहसिन महमूद। अब मान लो आपको अगर पहचान में आ भी रहा तो दो और कैरेक्टर का नाम आपको पहचानना है कि भजन सिंह और जुम्मन शेख कहाँ आते हैं। तो कभी अलगू चौधरी का नाम आपने सुना होगा, जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के नहीं है। ईदगाह में तो आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के जो पात्र हैं, अमीना दादी और हामिद पोता है। कैसे समय से पहले पोता जो है परिपक्व हो जाता है वो दिखाया गया है। अमीना दादी है, मोहसिन उनका दोस्त है, महमूद दोस्त है, नूरे दोस्त है, शम्मी दोस्त है। ये जुम्मन शेख जो पंच परमेश्वर है ना अलगू चौधरी के साथ, उसमें आते हैं। सूची एक को देसी सुमेलित करना है। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, शामनाथ। अभी चीफ की दावत, परिंदे, पर्दा उसने कहा था। ये कहानी अलग अलग है, जैसे पर्दा वगैरह आप देखेंगे, जिसका भी है जनिन का उसने कहा था हो गया 1915 में, आपने देखा गुलेरी जी का। परिंदे भी आपने पढ़ा होगा निर्मल वर्मा का। तो ये इनमें से पात्रों के नाम दिए गए हैं। अब इन कहानियों को आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो तिवारी जी के गद्य साई से विषय वस्तु के साथ उस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लहना सिंह है उसने कहा था, ये गुलेरी जी का हो गया 1915 में। पीर बख्श जो है पर्दा कहानी यशपाल का, यहाँ पे जर्नल का नहीं, यशपाल का है पर्दा कहानी। तो यशपाल का है, पीर बख्श इसमें आते हैं। लतिका तो परिंदे में निर्मल वर्मा का है, 1960 में आता है। और शामनाथ आप चीफ की दावत पढ़े होंगे भीष्म शानी की। तो चीफ की दावत जो है भीष्म शानी की रचना है।
कमलेश्वर जिन्हें हम कहते हैं कि 1972 में आप देखेंगे तीनों ने क्या शुरू कर दिया था, जैसे आपने देखा राकेश वस सक्रिय कहानी में उनको देखते, ऐसे कमलेश्वर ने समानांतर कहानी शुरू कर दिया था। जैसे एक दुनिया समानांतर से राजेंद्र यादव का आप संकलन देखते हो, इन्होंने एक समानांतर कहानी आंदोलन ही शुरू कर दिया था 1972 में। तो इन्होंने ना इसमें क्या किया, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है ऐसा कहा। उसमें उन्होंने क्या विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा की। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति की मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यूजीसी नेट में आप देखेंगे कमलेश्वर का जो नई कहानी के संदर्भ में अगर कथन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। तो कमलेश्वर का जो नई कहानी है उसके संदर्भ में देखें तो नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी नाम का जो है ना, ये दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो नई कहानी किसने कहा था, वैसे तो हमने कहा नई कहानी 1956 में शुरू हुआ, तिकड़ी तीनों लोग कमलेश्वर, राजेंद्र और इन्होंने मोहन ने शुरू किया था, लेकिन इसको नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले दिया था। नई कहानी 1956 में आया, राजेंद्र है, मोहन है, कमलेश्वर है। और नई कहानी की विषय वस्तु के केंद्र में है भोगे हुए यथार्थ, यानी एक तरीके से व्यक्ति को जो कहानी उतना महत्व नहीं दिया जाता था, अब समय के साथ व्यक्ति केंद्र में आ गया। तो ये चीजें, पहले की कहानियां जो थी वो पूर्वाग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियां किसी भी तरह के, आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं पूर्वाग्रह उससे जो है युक्त हो, उसे आजाद होती है। नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद, यानी जो सार आप पढ़ते हो ना, तो शास्त्र, इनको शास्त्र लीजिए, शास्त्र जो है इनके अस्तित्ववाद की बात। अस्तित्ववाद एक वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको कौन से पढ़ना पड़ता है कि हमारा खुद का क्या एग्जिस्टेंस है। तो ये नई कहानी में आपको एक मनुष्य की क्या अहमियत है वो बताया जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि जिस तरीके से भागम भाग वाली जिंदगी है, तो मनुष्य केंद्र में रह नहीं गया है, पूरा रोबोटिक जीवन हो गया है। तो भोगे हुए यथार्थ को केंद्र में रख के उस विषय वस्तु को जिस तरीके से उठाया जाता है, तो नई कहानी का दौर इस तरीके से शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखें निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है, जैसे खून का वह आखिरी आखिरी कतरा, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यूजीसी नेट में है आहुति दुनिया का सबसे अनमोल सुभागी मंत्र। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि खून का आखिरी कतरा, ये तो वतन की हिफाजत में गिरे, ये तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी की कहानी है। ये जो कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना निकलता था 1907 में प्रकाशन में आया। उसके बाद ये कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह, यानी ये तो कहानी जमाना में छपा था पत्रिका में, लेकिन जब इनका सोजे वतन करके कई कहानियों के संकलित करके एक पूरा वो कहानी संग्रह बना, तो इसको गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र में आप देखेंगे तो प्रमुख पात्र में है दिलफिगार। दिलफिगार है पुरुष पात्र। कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिल फरेब से बेपरवाह, यानी बेपरवाह बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिलफरेब नारी पात्र एक बेहद खूबसूरत स्त्री है और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम आपको देखना है, इंद्रजाल, ग्राम, आकाशदीप, गुदड़साई। अब यहाँ पे देखिए क्रम से अगर देखें तो ग्राम जो है, ग्राम 1911, गुदड़साई 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929। तो ग्राम कहानी है 1911, गुदड़साई, अभी देखिए गुदड़साई कहानी हो सकता है आपको नहीं पता हो, ग्राम तो मान लो 1911 पता होगा प्रसाद जी का, लेकिन गुदड़साई 1926, आकाशदीप 1929। तो गुदड़साई का समय ध्यान रखिए, 1900 क्या है इनका 1926, गुदड़साई, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल है 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अंक तो ये हो गया। और यहाँ पे देखें प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, पत्थर की पुकार हो गया, उस पार का योगी। इनके अलावा अगर देखें तो चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां है ना, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का अगर सही अनुक्रम आप देखेंगे तो प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिशाती, शालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। तो ये सारी कहानियां जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानियों में से आता है। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू। घीशू माधो को आप प्रेमचंद जी के कफन में भी देखते हैं, यहाँ पे घीशू कहानी करके इनका है। चूड़ी वाली, बिसाती, ऐसे अपने बिसाती बोलते हैं, चूड़ी वाले जब आते हैं ना तो उनको बिसाती भी बोलते हैं, तो इन्होंने बिसाती भी लिखा है। मधुआ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, नूरी करके है, पुरस्कार है, गुंडा है, छोटा जादूगर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो प्रेमचंद की जो कहानियां उनका सही क्रम क्या है,
बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सवा सेर, गेहूं, प्रेरणा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जब प्रेमचंद की कहानी का सही क्रम आप लगाएंगे तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानी का अनुक्रम पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूं 1924, प्रेरणा। पंच परमेश्वर 16 हो गया, बूढ़ी काकी 20 हो गया, सवा सेर गेहूं 24 हो गया, प्रेरणा। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियों में नमक का दरोगा, पूष की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं। तो एक तो ध्यान रखना आपको पंच परमेश्वर, यहाँ तक कि प्रेमचंद ने स्वयं ये बताया कि प्रेमचंद जो 1916 में पंच परमेश्वर लिखते हैं वो अपनी दृष्टि से बताते हैं कि जब भी कोई कहानी लिखा जाए वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नई कहानी लिखा जाता तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, और ये अपने हिसाब से खुद कहते हैं कि मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पंच परमेश्वर को लिखा हूँ। तो 1916 में इनकी ये कहानी आता है, और बूढ़ी काकी जो है 1920 में आता है, सवा सेर गेहूं 1924 में, प्रेरणा कहानी। प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा, पूछ की रात, शतरंज के ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, समर यात्रा को ध्यान रखिए, होली का उपहार, तो प्रेमचंद जी होली का उपहार लिखते, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। लक्ष्मण इस कहानी का पात्र थी, यूजीसी नेट से क्वेश्चन है, पुरस्कार, पिता, कोसी का गटवार, परिंदे। अब ये जो व्यक्ति जो है कोसी का गटवार, परिंदे ये सब पढ़ा होगा तो लक्ष्मण को समझ जाएगा। कोसी का गटवार जो है ये कहानी के पात्र लक्ष्मण है, और सबसे बड़ी बात है कोसी का गटवार जो कहानी संग्रह वो शेखर जोशी का है। कहीं ना कहीं मतलब आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों को बहुत अच्छे से ये जो है अभिव्यक्त करते हैं, तो कोसी का गटवार में वहाँ के पूरे परिदृश्य को दिखाया गया शेखर जोशी के द्वारा। बाकी यहाँ पे जो पुरस्कार है वो प्रसाद जी की कहानी है, पुरस्कार में अरुण मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। तो पुरस्कार जो है प्रसाद ये अरुण मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। परिंदे किसका है? निर्मल वर्मा जी का। परिंदे में लातिका डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन गिरीश है। ठाकुर का कुआं जो है वो किसका है? ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी का। जोखू जंगी ठाकुर, तो ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, जोखू जंगी ठाकुर। उसने कहा था गुलेरी, लहना सिंह सुबेदारनी, बोधा वजीरा सिंह। तो ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, जोखू जंगी ठाकुर, उसने कहा था गुलेरी, लहना सिंह सुबेदारनी, बोधा वजीरा सिंह। पिता ज्ञान रंजन, पिता पुत्र। चंपा द्वीप किस कहानी में आया? दुलाई वाली आकाश द्वीप, पिता गैंग्रीन। चंपा द्वीप, देखिए चंपा द्वीप जो है ना ये आकाश द्वीप कहानी में आया है, चंपा द्वीप। अब ये जो आकाश द्वीप है प्रसाद का कहानी संग्रह है, और इसमें ये है कि प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह में आप देखेंगे तो छाया भी है, प्रतिध्वनि है, आधी है, इंद्रजाल है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं कि जैसे छाया है तो आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ, मान लो ये दीवार है, आप यहाँ खड़े हो गए, आपकी छाया दीवार पे पड़ी, और ऐसे करिए कि जैसे प्रतिध्वनि, जैसे दीवार से आवाज टकराया वापस लौट आएगा, तो जब आपकी छाया इस पे पड़ता है प्रतिध्वनि में वो चीज टकरा के आपके पास वापस आ गया। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आंधी आई, तूफान सा आया। तो आप यहाँ पे देखो कि आकाश दीप की जो नायिका है वो कहती ना कि हम ऊपर जाके दीप जलाएंगे और नाविक जो है पथिक को रास्ता देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि एक जाल सा बिछ जाता आधी का, भले वो दीप जलाती है आकाश दीप लेकिन दीप बुझ जाता है। तो यहाँ पे कुछ इमेजिन करिए, एक दीवार है, दीवार पे प्रसाद जी कहते छाया पड़ा, वहां से ध्वनि आया, नायिका बैठ के यहाँ पे कहती है कि हम आकाश दीप जलाएंगे, लेकिन आधी कि इंद्र से, इंद्रजाल से वो जो है दिया जो है बुझ जाता है। प्रसाद की ये तो सब कहानी संग्रह है पांचों के पांचों। इनके अलावा दुलाई वाली जो है ये दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, गैंग्रीन कहानी, आगे की तथा पिता 1965, ज्ञान रंजन की कहानी है। आगे यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह में देखें तो विरादरी बाहर, ठसक, राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। विरादरी बाहर, ठसक, राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी। तो यहाँ पे देखिए कमलेश्वर की कहानी संग्रह जो राजा निर्वंशिया 1957 और कस्बे का आदमी 1958। तो कमलेश्वर का जो कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह में खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 66, बयान 73, आजादी मुबारक 2002। तो ये है कमलेश्वर के कहानी संग्रह, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया, बयान और आजादी मुबारक। तो आपकी दिशा खोई हुई है, मांस के दरिया की बात चल रही 66, बयान देना है 1973 में, आजादी मुबारक 2002 में। कमलेश्वर के कितने कहानी संग्रह हो गए? कहानी संग्रह में एक तो राजा निर्वंशीय कहानी संग्रह है और कहानी भी है, दोनों है, पर ये 1957 में आया। यानी इन्होंने जब कस्बे का आदमी लिखा है तो कस्बे के आदमी के पहले राजा निर्वंशीय लिखा है, तो 57 में राजा निर्वंशीय आया, कस्बे का आदमी 58 में है, और कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह में खोई हुई दिशाएं 63 में, मांस का दरिया 66 में, बयान 73 में, आजादी मुबारक 2002 में।
परिंदे कहानी के पात्र अगर देखेंगे तो परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? रिचर्ड, रामधन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र में रिचर्ड है, रामधन है, डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर ह्यूबर्ट है। आपको क्रम से लगाना है। देखिए यहाँ पे परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे जो कहानी है, परिंदे कहानी के पात्र में आप देखो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे जो है कहानी कब आया? 1960 ईस्वी में आया। कहानी संग्रह है परिंदे करके। बहुत ही ज़्यादा निर्मल वर्मा का अगर कहेंगे सबसे फेमस तो यही है। और कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह, कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीष्म सानी के उपन्यास तमस 1973 का पात्र है। रामधन, रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंचमर्मेश्वर कहानी का पात्र है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित क्या है? फारबिसगंज, चेथरिया पीर, औराही हिंगना, सिरपुर बाजार। जो तीसरी कसम कहानी उसमें क्या चित्रित है? तो तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार, औराही हिंगना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि तीसरी कसम आपने पढ़ा हो तो तीसरी कसम फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलखाम के लेखक रेणु जी हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली वीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो तीसरी कसम आपको पता चल गया। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? अब देखिए मैंने वैसे भी बताया था कि 1956 का जो दौर है नई कहानी का, तो 3 लोग निकल के आते हैं। कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश जी हैं, इनके अलावा आप देखते हैं कमलेश्वर हो गए, राजेंद्र यादव हो गए, मोहन राकेश। अब ये इसमें आप देखो कि नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन होंगे। तो दूधनाथ इसमें बोला कि कौन होंगे आपको ये पहचानना है। 1956 के आसपास या उसके फेवर में कौन है? तो आप गद्य साहित्य की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले चरण में कौन फेवर करता है, दूसरे में कौन करता है, फिर बाद में कौन विरोध में आता है। क्योंकि नई कहानी में कुछ कमी थी तो आ कहानी आया, आ कहानी में कुछ लगा तो सचेत आया, फिर सहज आया, है ना। फिर इसके बाद आप देखते हो कि समानांतर भी आता है। तो अलग अलग लोग अलग, तो ऐसी क्या चीजें थी, कौन किस गुटबाजी में आता है, ये सारी चीजें गद्य साहित्य की किताब में है। तो यहाँ पे आपको ये देखना कि कौन कौन थे। और यूजीसी नेट में देखिए पहचानने वाला क्वेश्चन आया और ये बिना गद्य साहित्य की किताब को पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी गहराई वाला क्वेश्चन। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव हैं नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। जो दूधनाथ सिंह है वो आ कहानी के हैं। और जैसे ही आ कहानी लिया नाम 1960 यानी 4 साल आप 56 से नीचे आ जाइए। ये है कहानी आंदोलन वर्ष प्रवर्तक में अगर आप देखेंगे तो नई कहानी 1956 राजेंद्र मोहन कमलेश्वर, आ कहानी 60 गंगा प्रसाद विमल, सचेत 64 में महीप सिंह, सहज 68 में अमृत राय, इनके समांतर 72 कमलेश्वर, सक्रिय राकेश वत्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नई कहानी आ, सचेत, सहज, समांतर, सक्रिय 56 60 64 68 72 79, राजेंद्र और गंगा, महीप महीप और जो है अमृत कमलेश्वर हो गए यहाँ पे, और राकेश व सक्रिय के हो गए 1979। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? आप ये देखेंगे कि जब कहानी के बारे में विकास यात्रा का पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल है वो किसको मानते हैं? कौन उसने कहा था को मानता है, कौन इंदुमती को मानता है, राजेंद्र यादव किसको काट के कहते हैं, 11 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से वहां पे लाइव क्लास में बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था के बारे में क्या कहा था कि ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में है। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झलक रहा है कि नहीं। दूसरी कोटि की कहानी में बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों को। तो ये देखेंगे उनका ना, ये पूरा एक पंक्ति है, ये जब आप मूल किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों मिला के आपको दिया बड़े अच्छे से। शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय माना है क्योंकि उन्होंने देखा कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें सबसे बड़ी बात है उस कहानी के अंदर भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। और सबसे बड़ी बात है केवल वो झांक नहीं रहा है, निर्लजता के साथ वो कार्य करा नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन भी है कि इसकी घटनाएं ही, यानी उस कहानी के बारे में बताते हैं कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी को कब हुआ? सरस्वती पत्रिका में हुआ। शुक्ल ने चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में है और किसी लेखक में नहीं मिलता। तो ये किसने कहा, किसके बारे में कहा? गुलेरी जी के संबंध में ये बातें कही गई हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम देखें तो फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर। तो नीचे दिए गए विकल्प में अगर आप मिलाएंगे तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम
नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 61, फौलाद का आकाश 66। तो नए बादल, मोहन राकेश की कहानी संग्रह में नए बादल। अब इसको कैसे थोड़ा याद कर सकते हैं, एक बात बताइए आप। जैसे इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है, वो एक इनका इंसान का खंडहर भी है, पहले यहीं से शुरू होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, इंसान के खंडहर जैसा जीवन जी रहा है। खंडहर मतलब कोई जीवन में रस वस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो जानवरों जैसा जिंदगी जी रहा है। और जब जानवर जैसा जिंदगी जी रहा है तो उसको एक और जिंदगी चाहिए, अच्छी जिंदगी के लिए। तभी तो फौलादी सीना तान के वो आकाश को छू सकता है। तो इनका क्या है कहानी संग्रह में, इंसान के खंडहर। इंसान का खंडहर जीवन है तो जानवर जैसा जीवन व्यतीत करा, उसके लिए उसको एक और जिंदगी चाहिए, और फौलाद का आकाश जैसे जीने के लिए। तो नए बादल 57 में, जानवर और जानवर 58 में है, एक और जिंदगी 61 में है, और फौलाद का आकाश 66 में है। आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं, और ज्यादातर जगहों पे इनके नाटक लगे हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाटकों में से हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो परिंदे संग्रह में अगर देखेंगे, संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 9, 7, 5, 13। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है, 7। और परिंदे 1960 में कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह में कौन कौन सा है? जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 73, कव्य और काला पानी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे परिंदे संग्रह में कहानी तो वैसे 7 संकलित 1960 में आया था, लेकिन निर्मल वर्मा जी ने जो और कहानी संग्रह लिखा 5-6, उसमें इन्होंने लिखा कि देखो, जो है झाड़ी, जो है जंगल में अगर देखो झाड़ी, उसमें आग लगा, वो जल गया है। तो ये झाड़ी में आग कब लगता है? गर्मी के समय में लगता है। तो इन्होंने 1965 में, आप देखेंगे तो हमारा भारत पाक विभाजन भी हुआ था 1965 में। उस समय समझिए तो सब कुछ जल ही तो रहा था। अब पिछली गर्मियों में 1968, जिसमें राग दरबारी भी आपका उपन्यास आया हुआ है, तो पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, यानी झाड़ी तो जल रहा है पिछली गर्मियों में, यानी, और हमारे यहाँ पे भारत और पाक में लड़ाई हुई है, तो बात ये है कि डिस्कस करने के बजाय बहस में पड़े हैं। और कौवे और काला पानी तो आता है, कौवा और काला पानी, यानी कौवा काला पानी क्या पानी की उम्मीद में आता, लेकिन देखता है सब ऐसे ही, तो वो वैसे ही प्यासा चला जाता, तो प्यासे और अन्य कहानियों करके भी है। तो ये करके 1983 में है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? अब आप देखिए, रेणु जी का जो यहाँ पे संग्रह दिया है, तो इन्होंने कहा है कि कौन सी इसमें है जो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। आदिम रात की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, रस पिया। तो आदिम रात की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। कौन सी आदिम रात की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रस पिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक रेणु जी हैं। तो कौन सा ठुमरी कहानी संग्रह में क्या नहीं है? देखिए, आदिम रात की महक कहानी जो है ठुमरी में नहीं है, जबकि जो तीसरी कसम है, पंचलाइट है, रस पिया है, और जो सबसे फेमस इनकी कहानियों में, तीसरी कसम, पंचलाइट, रस पिया, ये सब किसमें है? ठुमरी में है। इसलिए ठुमरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेणु जी की कहानी में तीसरी कसम, आपके मारे गए गुलफाम, ये सब लगे हैं। तो तीसरी कसम, पंचलाइट बचपन से आप पढ़ रहे हैं, रस पिया इनका है, ये सब ठुमरी कहानी संग्रह में है। और सबसे बड़ी बात है, रेणु जी जो है ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक भी है। आदिम रात की महक इनका 1967 में है। एक कथा संग्रह है आदिम रात की महक। इस संग्रह में आदिम रात की महक में देखेंगे तो कुल 14 कहानियां संकलित है, जिसके लेखक रेणु जी स्वयं है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की अगर देखें तो पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। इसलिए आप देखेंगे कि महिला कथाकारों में इनका नाम चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला का था, क्योंकि उस समय इन्होंने प्रेमचंद जी से पूर्व, अगर आप देखेंगे 1900 से 1915 के दौर में जिस सक्रियता के साथ इन्होंने बहुत सारी कहानियां, कुंभ में छोटी बहू लिखा, फिर राजेंद्र बाला घोष ने चंदेव से मेरी बातें लिखी, दुलाई वाला, बहुत ही मतलब एक अच्छी विषय वस्तु को उठाया उस समय। तो प्रेमचंद जी से पूर्व आप ये कह सकते हो कि प्रेमचंद प्रसाद तो समझिए कि 15 से 36 के दौर में लिख रहे थे। इससे पहले भी अगर अच्छी कहानियों में लिखा जाए तो राजेंद्र जी का नाम आता है। तो इसके बारे में भवदेव पांडे, मधुरेश नावर, देवी सिंह अवस्थी सभी ने टिप्पणी किया था। उसमें चंदेव से के लिए भवदेव पांडे अगर देखें तो इन्होंने कहा था कि अपने आप में मतलब राजनीति प्लस अर्थनीति को केंद्र में रख के बहुत बढ़िया बताया गया है। तो ये इनकी है। और कहानी सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में स्थान पाया था 1904 में। 1903 में तो द्विवेदी जी इसके संपादक हुए थे। तो ऐसे वैसे तो कोई भी पत्रिका में जगह किसी कहानी को खासकर सरस्वती में नहीं मिलता था। इसका मतलब उस समय की बहुचर्चित जो सरस्वती था, जो संपादकीय काम द्विवेदी के हाथ में आया था, तब इनकी एक कहानी छपी थी 1904 में। और 6 में कुंभ में छोटी बहू वगैरह भी था। इनकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष जी हैं, बंग महिला। अब आप ये देखिए कि 30 मिनट में आपको करीबन हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं, है ना, 20 क्वेश्चन हुआ। अब 20 क्वेश्चन और लगभग वही 30 मिनट में,
स्पीड पे देखेंगे तो 1.5 मिनट में आपका काम खत्म। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया, तो आपको नियमित रूप से इसको फॉलो करना। हम कल से इस पे चार्ट लगा देंगे, कैसे आप टिक मार्क करते करो। एक नियमित दिनचर्या को फॉलो करो, बहुत अच्छे से 400-500 क्वेश्चन अलग-अलग विधाओं पे कर लिया जाएगा। तो और हाँ, एक चीज़ है, बहुत सारे विद्यार्थी सच में कमेंट करते हैं और मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं सच में आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोग रेगुलर जो है फॉलो करते हैं सारी चीज़ें। कभी-कभी बीच में हम मुलाकात करते रहेंगे। आप लोग एक काम कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप वाले जो लिंक नीचे दिया उससे जुड़ जाइए, और जो टेलीग्राम है उससे जुड़े रहिए। तो लेकिन नियमित रूप से फॉलो करते रहिए, ठीक है? हम कल से टाइम टेबल भी लगा देंगे, कैसे-कैसे करना और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाली हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो वो चीज़ देखना है। इसमें भी हम एक आपका ट्रिक वाला वीडियो भी कंटिन्यूअस करेंगे, ताकि आपको ट्रिक से चीज़ें याद होती चलें। एक समय आए कि 100 रचनाकार, 200 रचनाकार आपकी ज़ुबान पे हों। तो आज के लिए इतना ही। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि लाइव क्लास चलता है, अगर किसी को जुड़ना हो तो वो जुड़ के 1-2 दिन क्लास ले सकते हैं, जिनको मेरी पढ़ाई से ये है कि हमको पढ़ना है पूरी तरीके से किताबों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।